नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, जिसका टॉपिक का नाम है वायुदाब एवं पवन संचार। तो सबसे पहले हम वायुदाब के विषय में पढ़ेंगे कि ये वायुदाब है क्या और इसका मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाता है। वायुदाब यानी कि एयर प्रेशर। तो वायु क्या है? वायु विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, विभिन्न गैस और जलवाष्प का एक मिश्रण है। और वायु को हम अलग अलग परतों में बांटा हुआ मान सकते हैं, क्योंकि हर परत का घनत्व या डेंसिटी अलग अलग है। सपोज ये हवा की अलग अलग परतें हैं और हम इन परतों को नाम दे देंगे, इसको नाम दे देंगे ए परत, इसे बी परत, इसे सी और इसे डी। इसी प्रकार से इसे ई परत नाम दे देंगे। तो इससे पता चल रहा है कि जो परत सबसे नीचे बैठी है उस परत की डेंसिटी या उसका घनत्व ज़्यादा है। तो ज़्यादा घनत्व के कारण वो सेटिंग डाउन हो गई है। तो अब आप ये सोचिए कि जो ये बी परत है वो ए परत के ऊपर अपने भार के बराबर वज़न डाल दिए और उसी वज़न के कारण वायुदाब क्रिएट हो रहा है। इसी प्रकार से सी परत बी परत पर दबाव डालेगी और डी परत सी परत पर और ई परत डी परत पर दबाव डालेगी। तो वायु की जो अलग अलग लेयरें हैं, अलग अलग डेंसिटी की लेयरें हैं, वो एक दूसरे पर जो दबाव डालती है उसी दबाव को वायुदाब कहा जाता है। अब इस वायुदाब को मापने का जो यंत्र है यानी कि जो एपरेटस है, वो एपरेटस है क्या? तो उसको कहा जाता है बैरोमीटर। तो बैरोमीटर दो प्रकार के हो सकते हैं, एंड्रॉयड बैरोमीटर और मरकरी बैरोमीटर। तो यंत्र जो है वो बैरोमीटर है। तो बैरोमीटर के द्वारा वायुदाब को मापा जाता है। और ये बैरोमीटर जो है ये मौसम संबंधी सूचनाओं को भी जो है दर्शाता है। तो जो बैरोमीटर है या वायुदाब मापी यंत्र है, उस यंत्र में 3 कंडीशनें उत्पन्न होती है। तो पहली कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन ये है कि भाई बैरोमीटर के जो पाठ्यांक है, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक या उसकी जो रीडिंग है, तो रीडिंग का अचानक से गिर जाना, रीडिंग का जो है अचानक से गिर जाना, वो किसका संकेत देता है? तो हम बात करें कि रीडिंग का अचानक से गिर जाना, तो वो तूफान का संकेत देता है। आप ये इमेजिन कीजिए कि बैरोमीटर में जो है सुबह के 11 बजे जो है रीडिंग ऊपर थी, किसी भी पॉइंट पे थी, 80 पे थी, 70 पे थी, और अचानक से वो जो है 10 पे आ गई या 15 पे आ गई। उसका अचानक से गिर जाना, उसके पाठ्यांक का रीडिंग का अचानक से गिर जाना, वो तूफ़ानी मौसम का संकेत देता है। दूसरी बात अगर हम बात करें कि भाई जो है पाठ्यांक पहले क्या होता है, पाठ्यांक या जो रीडिंग है, बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है या बैरोमीटर की जो रीडिंग है, वो पहले क्या होती है? पहले गिरती है, पहले थोड़ा गिरती है, पहले गिरती है और उसके बाद जो है धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती है। तो धीरे धीरे रीडिंग जो है बढ़ती है। तो रीडिंग धीरे धीरे बढ़ती है, तो इसका मतलब जो है वो वर्षा का संकेत दे रही है। अगर हमने देखा कि भाई जो है सुबह के समय रीडिंग यहाँ पे थी और वो अचानक से पहले नीचे गिरी और नीचे गिरने के बाद तब वो धीरे धीरे करके बढ़ना उसने प्रारंभ किया एक ही दिन के अंदर। तो हम ये इमेजिन करते हैं, ये हम समझ जाते हैं कि वर्षा का ये सूचना दे रही है। इसी प्रकार से जो तीसरी बात हम बात करें तो रीडिंग या पाठ्यांक का, तो रीडिंग का लगातार बढ़ते रहना। तो रीडिंग जो है वो लगातार बढ़ते रहना, लगातार रीडिंग बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब जो है प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन और साफ मौसम का वो संकेत देता है। तो प्रति चक्रवात और साफ मौसम की ओर वो संकेत देता है। तो आपने देखा कि बैरोमीटर में जो रीडिंग है वो रीडिंग 3 कंडीशनें दर्शाती है। तो रीडिंग का अचानक गिर जाना तूफ़ानी मौसम की ओर संकेत करता है, और रीडिंग का पहले गिरना, थोड़ा गिरना और फिर ऊपर लगातार बढ़ते रहना वो वर्षा का संकेत देता है, और सुबह से ही लगातार उसका बढ़ते रहना वो जो है प्रति चक्रवात और साफ मौसम की ओर संकेत देता है। ठीक है।
अब हम आगे बात करें इसमें कि वायु दाब कितने प्रकार से हो सकते हैं। तो दोस्तों बात करें कि ग्लोब पर वायु दाब की कितनी पेटियां पाई जाती है, तो ग्लोब पर वायु दाब या एयर प्रेशर की 7 बेल्ट पाई जाती है। तो ग्लोब पर वायु दाब की जो पेटियां हैं, वायु दाब या एयर प्रेशर बेल्ट, तो वायु दाब पेटियां जो है वो कितनी है, तो ग्लोब पर वायु दाब पेटी अगर हम देखें तो वो पेटियां हमारी 7 प्रकार की है। तो हम एक एक करके उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ग्लोब बनाए, ये हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब बनाए और ये जो है आपका 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको आप इक्वेटर लाइन कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं या विषुवत रेखा कहते हैं। उसके बाद ये आपकी 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यहाँ पर है और ये आपकी 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। तो ये 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा तक दोनों गोलार्धों में जो वायु दाब की पेटी पाई जाती है उसे कहा जाता है विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी। तो इसको विषुवतीय निम्न वायु दाब की पेटी कहा जाता है, विषुवतीय निम्न वायु दाब की पेटी कहा जाता है। तो इसे हम यहाँ पे थ्योरी में लिखेंगे। तो लिखेंगे हम इसको विषुवतीय निम्न वायु दाब पेटी, निम्न वायु दाब पेटी, या इसे हम इंग्लिश में कहेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो ये जो हमारा इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है इसका विस्तार 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा तक है। तो देखिए वायु दाब जो उच्च है और जो निम्न वायु दाब है वो 2 कारणों से होता है। नंबर 1 तापमान के कारण और नंबर 2 पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण। तो यहाँ पर जो निम्न वायु दाब का जो कारण है वो तापमान के कारण है, ये तापजन्य है। यानी कि इस वाले जोन में सूर्य का प्रकाश वर्ष भर सीधे पड़ता है तो हवाएं जो है गर्म होकर के वो ऊर्ध्वाधर दिशा में वर्टिकली ऊपर उठती है और उन हवाओं में जो है दाब बहुत कम होता है। तो यहाँ पे निम्न वायु दाब का जोन पाया जाता है। तो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो निम्न वायु दाब का जो क्षेत्र है उस निम्न वायु दाब के क्षेत्र को डोल ड्रम कहा जाता है। तो डोल ड्रम भी उसको कहा जाता है। तो इंग्लिश में उसे डोल ड्रम कहा जाता है। और यहाँ पे डोल ड्रम का मतलब होता है शांत क्षेत्र। तो यहाँ पे जो हवाएं हैं वो गर्म होकर के ऊपर उठती है, वो हॉरिजेंटली या क्षैतिज दिशा में संचरित नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर वातावरण शांत बना रहता है। तो उसी शांत वातावरण को डोल ड्रम कहा जाता है। अब हम आगे बात करें तो ये वाला जो जोन है हमारा, इतना जोन हमारा दक्षिणी गोलार्ध में, इतना जोन हमारा उत्तरी गोलार्ध में है। इसी प्रकार से जो आगे वायु दाब की पेटियां होंगी उनका विस्तार दोनों गोलार्धों में होगा। तो अब आगे बात करें तो ये हमारी जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये है हमारी 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इसी प्रकार से हम बात करें यहाँ पे हमारी जो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। और ये हमारी जो है वो है 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा ही कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा उच्च वायु दाब होगा। और थोड़ा याद रखना है कि निम्न वायु दाब और उच्च वायु दाब वो एकांतर क्रम में है। तो यहाँ पे हमारा उच्च वायु दाब होगा। तो इस उच्च वायु दाब को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है उपोष्ण उच्च वायुदाबीय क्षेत्र, उपोष्ण उच्च वायुदाब इसको कहा जाता है, उपोष्ण उच्च वायुदाब। और यहाँ पे भी हम इसे लिख लेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब इसे कहेंगे। तो उपोष्ण उच्च वायुदाब की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा जो वायुदाब है वो है उपोष्ण उच्च वायुदाब। तो यहाँ पे हम इसे लिख लेंगे उपोष्ण उच्च वायुदाब। अब बात करें कि इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आप इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए।
तो इसे कहा जाता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इसे कहा जाता है। हाई प्रेशर बेल्ट इसको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो उच्च वायुदाब होता है वो उच्च वायुदाब ताप के कारण नहीं होता है, वो बल्कि किसके कारण होता है? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण होता है। ध्यान से सुनिए, इतना सब कुछ लिख पाना संभव नहीं है, तो इसीलिए इन पॉइंटों को थोड़ा ध्यान से सुनिए कि उपोष्ण उच्च वायुदाब में जो उच्च वायुदाब है वो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण है। तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो अक्ष पर घूमने के कारण यहाँ पे हवाएं जो होती है वो अवतलित होती है, उनका अवतलन होता है, यानी कि वो सिकुड़ जाती है और सिकुड़ने के कारण जो है वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। अब आगे बात करें तो आगे देखिए, ये आपकी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसको आप आर्कटिक रेखा कहते हैं, ठीक है, सॉरी। और पहले हम 45 डिग्री को लिखेंगे। ये आपकी 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। और ये आपकी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जिसको आप कहते हैं आर्कटिक रेखा। और यहीं पे हम बात करें तो ये आपकी जो है 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है। और ये आपकी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश रेखा है जिसको अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। तो इन दोनों जोनों में एक जैसी वायुदाब की पेटी पाई जाएगी, तो उस वायुदाब की पेटी को कहा जाएगा उपध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। तो उसको कहा जाएगा उपध्रुवीय उच्च वायुदाब, सॉरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, क्योंकि एकांतर क्रम में उच्च और निम्न पाई जाएगा, निम्न उच्च और निम्न, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी। और यहीं पे हम लिखेंगे उपध्रुवीय निम्न वायुदाब, यानी कि ये जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है वो 45 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा तक है। तो अब हो जाएगा हमारा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी, यानी कि उसको हम कहेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और जो चौथा होगा वो उच्च वायुदाब होगा। तो ये इमेजिन कीजिए कि ये आपकी 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है और ये आपका नॉर्थ पोल है, और ये आपका जो है 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है ये आपकी, और ये है आपका साउथ पोल। तो 80 डिग्री अक्षांश रेखा से लेकर के ध्रुवों तक का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता है ध्रुवीय उच्च वायुदाब जोन कहा जाता है, उच्च वायुदाब की पेटी। तो ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है, यानी कि आप कहेंगे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट आप उसको कहेंगे। तो जो है पोलों पे जो उच्च वायुदाब होता है वो निम्न तापमान के कारण होता है, क्योंकि आपको पता है कि तापमान और वायुदाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी कि वहाँ पे जो है तापमान कम है तो दाब ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो है ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी जो है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये 7 प्रकार की बेल्ट पाई जाती है। तो एक बेल्ट ये है, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथा ये, और 5, 6 और ये 7 है। अब हम पवन संचार की बात करेंगे। दोस्तों पवन संचार की बात करें तो पवन संचार किसे कहा जाएगा? तो हवाओं का जो क्षैतिज दिशा में संचरण होता है उसी को पवन संचार कहा जाता है। यानी कि हवाएं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की ओर चलती है तो उनको जो है पवन कहा जाता है, जब उनका क्षैतिज दिशा में संचरण होता है। और एक बात आप याद रखिएगा कि पवन का जो संचार होता है, पृथ्वी पर अलग अलग वायुदाब पाए जाते हैं।
तो पवनों का संचार हमेशा उच्च वायुदाब केंद्र से, उच्च वायुदाब केंद्र से निम्न वायुदाब केंद्रों की ओर होता है। तो उच्च वायुदाब केंद्र से निम्न वायुदाब केंद्रों की ओर होता है। तो पवनों का हमेशा जो संचार होता है वो उच्च वायुदाब केंद्र से निम्न वायुदाब केंद्र की ओर होता है, निम्न वायुदाब केंद्रों की ओर ये होता है। तो जो है इन पवनों पर जो है अगर हम बात करें कि भाई ये हमारा ग्लोब है, अभी आप समझिए इसको ध्यान से। और हमने अभी आपको बताया कि भाई ये आपकी इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा पर यहाँ पर आपका जो है निम्न वायुदाब पाया जाता है। मैं उसे पूरा नहीं लिख रहा हूँ, केवल मैं निम्न वायुदाब लिख रहा हूँ, क्योंकि वो आप समझ चुके हैं कि विषुवतीय या निम्न वायुदाब पेटी उसको कहा जाता है, या इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है। यहाँ पर फिर आपका एकांतर क्रम में उच्च वायुदाब है, उच्च वायुदाब। उसके बाद फिर आपका निम्न वायुदाब है, निम्न वायुदाब, और फिर आपका उच्च वायुदाब है। यानी कि निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब और उच्च वायुदाब क्रमशः एक एक के बाद आ रहे हैं। निम्न वायुदाब, यहाँ पर उच्च वायुदाब, और जो है फिर से निम्न वायुदाब, और फिर से उच्च वायुदाब यहाँ पे होगा। तो याद रखेंगे कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें चलती है। यानी कि इस वाले पॉइंट से अगर पवनों को चलना होगा तो वो इस वाले पॉइंट की ओर चलेंगी, और इस वाले पॉइंट से पवनों को चलना होगा तो वो इस वाले पॉइंट की ओर भी चल सकती है और ऊपर वाले पॉइंट की ओर भी चल सकती है, क्योंकि दोनों जगह जो है निम्न वायुदाब है। तो अब जो है इन पवनों के संचार के संबंध में जो है फेरल नाम के एक वैज्ञानिक ने नियम दिया है। तो फेरल का नियम, तो फेरल का नियम हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि पवनों के संचार के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में आने के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो फेरल नामक वैज्ञानिक के अनुसार जो है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, यानी कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, इसे पूरा सेंटेंस में लिखेंगे कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, उसके कारण जो है पवनों की जो दिशा है वो दिशा बदल जाएगी। तो पवनें अपनी मूल दिशा में नहीं चलेंगे, वो दाएं बाएं चलेंगे। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमीस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमीस्फीयर, तो उत्तरी गोलार्ध में वो दाईं ओर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में या साउथ हेमीस्फीयर में, तो दक्षिणी गोलार्ध में वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो पवनों की दिशा जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर होती है और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर होती है। यानी कि अगर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की ओर पवनें चल रही है तो वो पवनें इस डायरेक्शन में नहीं चलेंगी। तो फेरल के नियम के अनुसार वो दाईं ओर मुड़ जाएंगे, तो उनका दायां इधर होगा, तो वो इस तरह से मुड़ जाएंगी, ये चलेंगी, नॉट ये। उसी प्रकार से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की ओर अगर पवनें चल रही है तो पवनें जो है अपनी बाईं ओर मुड़ जाएंगी। पवनें तब ऐसे में नहीं चलेंगी, इस वाले डायरेक्शन में नहीं चलेंगी, बल्कि वो बाईं ओर मुड़ जाएंगी। तो उनका बायां जो है, अब आप खुद इमेजिन कीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आपका मुंह नीचे की तरफ है, तो आपका बायां इधर है, तो वो बाईं ओर मुड़ जाएंगी, तो इस ओर मुड़ जाएंगी। तो ये फेरल का नियम है, और ये जो है कोरियालिस बल के कारण ही होता है। तो हवाओं का जो दिशा परिवर्तन होता है, उसी दिशा परिवर्तन को कोरियालिस बल कहा जाता है। तो अब आगे हम बात करें कि जो है पवनें कितने प्रकार की है, तो पवनों के प्रकार के विषय में हम बात करेंगे। दोस्तों अब जो है हमने कोरियालिस बल के बारे में पढ़ा, फेरल के नियम के बारे में पढ़ा। अब आगे जो है हम पवनों के प्रकार पढ़ेंगे। तो पवनों के जो प्रकार है वो 3 प्रकार है। 3 प्रकार की पवनें पूरे जो है स्थल मंडल पर चलती है और जल राशि में भी चलती है।
तो पवनों के प्रकार की अगर हम बात करें तो पवनें जो है पूरे पृथ्वी पर 3 प्रकार की है। तो वो 3 प्रकार के पवनें हैं। तो जो पहली पवन है उसको कहा जाता है प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें इनको कहा जाता है। इन्हीं को ग्रहीय पवनें और इन्हीं को जो है निश्चित पवनें भी कहा जाता है। ग्रहीय पवनें, प्लेनेटरी विंड्स, और जो है इनको क्या कहा जाता है, इनको इनवेरिएबल निश्चित पवनें भी इनको कहा जाता है। तो ये पवनें जो है एक निश्चित दिशा में चलती है तो इसलिए इनको निश्चित पवनें कहा जाता है। ग्रह के नियम के अनुसार चलती है तो इसलिए इनको ग्रहीय पवनें कहा जाता है। और प्रचलित पवनें हमेशा प्रचलन में रहती है तो इसलिए इनको प्रचलित पवनें कहा जाता है। दूसरी पवनें जो है हमारे पास है वो है सामयिक पवनें, यानी कि सीजनल विंड। सामयिक पवनें या जिसको हम सीजनल विंड कहते हैं। और तीसरी पवनें हमारे पास में है लोकल विंड या स्थानीय पवनें, जिन्हें लोकल विंड कहा जाता है या स्थानीय पवनें कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार की पवनें हैं। तो सबसे पहले हम प्रचलित पवनें, ग्रहीय पवनें या निश्चित पवनों के विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रचलित पवनें, इनको इंग्लिश में कहा जाएगा प्रीवेलिंग विंड, प्रीवेलिंग, PREVAILING, प्रीवेलिंग विंड्स। दूसरा इनको कहा जाएगा प्लेनेटरी, प्लेनेटरी विंड्स, और इन्हीं को कहा जाएगा इनवेरिएबल विंड्स, इनवेरिएबल विंड्स इनको कहा जाता है। तो ये जो प्रचलित पवनें हैं, ये पवनें जो है 3 प्रकार की होती हैं। तो पहले जो इनके प्रकार होते हैं, इसका भी 3 उप प्रकार होते हैं। तो पहले प्रकार के जो प्रचलित पवनें हैं उनको व्यापारिक पवनें कहा जाता है। व्यापारिक या ट्रेडिशनल विंड कहा जाता है। व्यापारिक पवनें, या उनको कहा जाता है पूर्वा पवनें, पूर्वा पवनें कहा जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है, इसको आप फिगर के द्वारा, आवश्यक चित्रों के द्वारा समझेंगे। यानी कि उसको हम कह सकते हैं स्टरलाइज, स्टरलाइज। दूसरी जो पवनें हैं वो है हमारे पास पछुआ पवनें। तो पछुआ पवनों को जो है क्या कहा जाता है, इन पवनों को कहा जाता है वेस्टरलाइज, वेस्टरलाइज कहा जाता है। और जो तीसरी पवनें हैं हमारे पास, वो पवनें हैं ध्रुवीय पवनें, ध्रुवीय पवनें, या जिनको क्या कहा जाता है, जिनको कहा जाता है पोलर विंड्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रचलित पवनें हैं वो हमारे पास 3 प्रकार की होती हैं। अब इन पवनों को जो है हम आवश्यक चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो हम एक चित्र बनाएंगे और उसमें हम इसको समझेंगे। तो सबसे पहले